काली लड़की के लंबे सुनहरे बाल। एक छोटे से गांव में दिव्या नाम की लड़की रहती थी। दिव्या दिखने में बहुत ही काली थी और उसके सर पर बहुत ही कम बाल थे, जिस वजह से हर कोई दिव्या का बहुत मजाक उड़ाया करते थे। एक बार दिव्या बाजार जा रही थी, तभी रास्ते में उसे देखकर दो लड़कियां आपस में कहती है, अरे वो देखो, काली टकली चुड़ैल जा रही है। सही कह रही है, अगर कोई इसे रात के अंधेरे में देख ले तो वैसे ही हार्ट अटैक से मर जाएगा। पता नहीं भगवान भी एक से बढ़कर एक नमूने बनाकर भेजते हैं इस दुनिया में। यह सब सुनकर दिव्या को बहुत ही बुरा लगता है और वो रोते रोते वहाँ से चली जाती है, क्योंकि ये सब उसके लिए रोज की बात थी। वह कॉलेज में भी हमेशा अकेले और सहमी सहमी ही रहा करती थी। एक दिन कॉलेज में मैम सभी बच्चों का प्रोजेक्ट देख रही थी। दिव्या, तुम्हारा प्रोजेक्ट कहाँ है? वो मैम, जल्दबाजी में मैं प्रोजेक्ट लाना भूल गई। बहुत अच्छा बहाना है, साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुमने प्रोजेक्ट बनाया ही नहीं? तभी दूसरी लड़की कहती है, इसे याद कैसे रहेगा मैम, बेचारी के सर पे बाल जो नहीं है, इसलिए सब कुछ इसके सर से बाहर निकल जाता है। यह सुनकर सारे बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं। दिव्या की आंखों से आंसू बहने लगता है और वो चुपचाप वहीं बैठी रहती है। दिव्या के जीवन में सिर्फ इतना ही दुख नहीं था, उसे तो घर में भी चैन नहीं था, क्योंकि घर में उसकी सौतेली माँ सरला उसे चैन से जीने नहीं देती थी। आइए आइए महारानी, आपका ही इंतजार था। कॉलेज से कलेक्टरी करके आ गई आप? काली मनहूस कहीं की, पूरे दिन कॉलेज का बहाना करके घर से गायब रहती है और घर का सारा काम मुझे करना पड़ता है। माँ, मैं घर का सारा काम करने के बाद ही तो कॉलेज जाती हूँ। क्या बोली? अच्छा, तो अब तू मुझसे जबान भी लड़ाने लगी है। तेरी मरी हुई माँ ने क्या तुझे यही सिखाया है? अपनी मरी हुई माँ के बारे में उल्टा सीधा सुनकर दिव्या को बहुत ही बुरा लगता है और वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और अपनी माँ की तस्वीर के आगे खूब रोती है। दिव्या को घर का सारा काम करना पड़ता है और अगर उसके काम में गलती से भी उससे कोई गलती हो जाती तो उसकी सौतेली माँ सरला उसे खूब मारती थी और उसके सिर के बचे हुए बाल को भी जोर से नोच लेती। माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है माँ, कृपया करके मेरे बाल छोड़ दीजिए। कुछ ही तो बाल है मेरे सर में, वो भी झड़ जाएंगे। छोड़ दो माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़ दो। झड़ते हैं तो झड़ जाए मेरी बला से, मुझे उससे क्या? वैसे भी तो काली मनहूस सी है, तेरे सर पर बाल रहे ना रहे क्या फर्क पड़ता है? तेरी कौन सी बारात आने वाली है? वही सरला की सगी बेटी किंजल बहुत ही खूबसूरत और गोरी चिट्टी होती है, इसलिए उसे अपने रंग रूप पर बहुत ही ज्यादा घमंड होता है। वाओ, कितनी प्यारी लग रही हूँ, इस पूरी दुनिया में मेरी जैसी कोई नहीं है, तभी तो कॉलेज के सारे लड़के मुझ पे फिदा है। किंजल भी उसी कॉलेज में पढ़ती थी जिसमें दिव्या पढ़ती थी। किंजल भी अपने दोस्तों के साथ दिव्या का मजाक उड़ाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। दोस्तों, आज मेरी वो पागल टकली बहन फिर से कॉलेज आने वाली है। आज हम उसके पीछे इस पागल कुत्ते को छोड़ देंगे, बहुत मजा आएगा। कुछ देर बाद दिव्या कॉलेज आती है और देखती है किंजल कुछ लड़कियों के साथ कुत्ता लेकर खड़ी है। क्या बात है, तुम सब लोग मेरी ओर ऐसे क्यों देख रहे हो? क्योंकि कब से हम सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। काफी दिनों से हमने तुम्हारे साथ कोई मस्ती नहीं की है, क्यों दोस्तों? तो चलो अब शुरू हो जाओ। शेरू, जा जरा दिव्या को मजा चखा करा। ये बोलकर लड़कियां उस कुत्ते को दिव्या के पीछे छोड़ देती है। कुत्ता दिव्या का पीछा करने लगता है। दिव्या बहुत तेजी से भागती है और भागते भागते जोर से गिर जाती है। तभी एक पत्थर से वो टकरा जाती है और उसके सर से खून बहने लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। अरे ये क्या, कहीं ये मरमरा तो नहीं गई? मरने दे, वैसे भी ये जीकर क्या ही कर लेती। अब चलो यहाँ से। वहाँ खड़ी किसी भी लड़कियों को दिव्या पर जरा भी दया नहीं आई और वे सभी अपने अपने क्लासरूम में चली गई। तभी कॉलेज के एक सिक्योरिटी गार्ड ने उसे जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ देखा और वो जल्दी से उसे उठाकर हॉस्पिटल में ले गया। दिव्या को थोड़ी देर बाद होश आया। उसके बाद डॉक्टर ने दिव्या से कहा, तुम्हारे लिए एक बहुत ही बुरी खबर है। क्या डॉक्टर साहिबा?
तुम्हें ब्रेन ट्यूमर है। ये सुनकर दिव्या को झटका सा लगा और वो रोने लगी। क्या? अब क्या होगा डॉक्टर? क्या अब और दिन मैं नहीं जी पाऊंगी? बताइए ना डॉक्टर। तुम्हें जल्दी ही इसका ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। इसके लिए तुम्हें हर महीने 50,000 रुपए देने होंगे। क्या? 50,000? हर महीने इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लेकर आऊंगी? दिव्या रोते हुए वहाँ से घर आ गई और अपनी माँ की तस्वीर के आगे खूब रोती है। माँ, आपको पता है मैं भी बहुत जल्दी आपके पास ही आने वाली हूँ। फिर हम दोनों मिलकर खुशी खुशी एक साथ रहेंगे माँ। कुछ ही दिनों में दिव्या पूरी तरह से गंजी हो जाती है। अब तो सब लोग उसका और भी ज्यादा मजाक उड़ाने लगे। अरे करमजली, अब तो तू पूरी तरह से गंजी ही हो गई। इसके साथ अच्छा ही हुआ है माँ, अब तो लोग इसे देखकर सच में ही चुड़ैल समझेंगे। दिव्या इस बार कुछ भी नहीं बोली और डरते हुए अपनी सौतेली माँ से पैसों की बात करती है। यह सुनकर सरला बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। क्या? क्या कहा? तुझे कैंसर है? कमीनी, चल जल्दी निकल मेरे घर से। यहाँ रहेगी तो अपनी ये बीमारी हमें भी लगाएगी। अब निकल यहाँ से, भाग जल्दी, और यहाँ से कहीं बाहर जाकर मर, समझी? इतना बोलकर सरला ने धक्के मारकर दिव्या को घर से निकाल दिया। दिव्या रोते रोते वहाँ से जंगल की तरफ चली जाती है। इस जालिम दुनिया से तो जंगल ही बेहतर है। अब मैं मरूंगी भी तो इसी जंगल में। अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। तभी दिव्या देखती है कि एक हिरन जख्मी हालत में जंगल में दर्द से करा रही है। उसके पैर में किसी शिकारी का तीर लगा हुआ था। अरे बाप रे, ये क्या? ये हिरन तो बहुत ही ज्यादा तकलीफ में है। मुझे कैसे भी करके इसकी मदद करनी ही होगी। इतना बोलकर दिव्या ने उस हिरन के पैर से तीर निकाल दिया और जंगल से जड़ी बूटी लाकर उसके जख्मों पर लगा देती है। कुछ देर बाद हिरन ठीक होकर खड़ी हो जाती है। दिव्या ने बड़े ही प्यार से हिरन के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, प्यारे हिरन, जाओ और जाकर अपनी बची हुई जिंदगी खुशी से बिताओ। मैं तो अब बस कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ, इसलिए मुझे एक जान की कीमत अच्छे से पता है। खुश रहना मेरी दोस्त। इतना बोलकर दिव्या रोने लगी। तभी वहाँ एक चमत्कार हुआ और वो हिरन गायब हो गई और उसकी जगह एक खूबसूरत परी प्रकट हो गई। अरे ये क्या? क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? आप कौन हैं? और वो हिरन कहाँ गई? दिव्या, मैं ही वो हिरन हूँ। मैं तो बस हिरन के रूप में तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुम बहुत ही दयालु हो और मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ। बताओ, तुम्हें क्या समस्या है? तुम इतनी उदास क्यों हो दिव्या? उसके बाद दिव्या ने जंगल की परी को अपने बारे में सब कुछ बताया। यह सब सुनकर परी ने कहा, दिव्या, तुम्हारी कहानी तो वाकई बहुत ही दुखों से भरी है। जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारी बीमारी अब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और हाँ, अब तुम्हारा कोई भी मजाक नहीं उड़ाएगा। अब से तुम्हारे सर पर सोने के बाल आ जाएंगे। इतना बोलकर जंगल की परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और दिव्या के सर पर सुनहरे लंबे बाल आ जाते हैं। यह देखकर दिव्या बहुत ही खुश होती है और परी का धन्यवाद करती है। उसके बाद परी वहाँ से गायब हो जाती है। वाह, मेरे सर पे भी बाल आ गए, वो भी इतने लंबे और सुनहरे बाल। इतना बोलकर दिव्या खुशी खुशी जंगल से गांव में आ जाती है। उसे देखकर गांव के जितने भी लोग उसका मजाक उड़ाते थे और उसे देखना भी नहीं चाहते थे, वो अब दिव्या के सुनहरे बाल के कायल हो गए और सभी दिव्या के सुनहरे बालों की तारीफ करने लगे। अरे बिंदिया, आखिर तुमने अपने बालों में ऐसा क्या लगाया जो तुम्हारे बाल इतने लंबे और सोने के हो गए? प्लीज हमें भी बताओ ना। मैं किसी यारे गारे को अपना दोस्त नहीं बनाती। इधर दिव्या के सोने के लंबे बालों की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। यह बात उसकी सौतेली माँ और बहन किंजल को भी पता चल गया। पता नहीं इस बिंदिया की बच्ची को कहाँ से सोने के बाल मिल गए हैं। अब बताओ, अब तो जिसे देखो सब बिंदिया के ही गुणगान करते रहते हैं और सारे लड़के भी उसी के बालों के दीवाने हैं। अब तो मुझे भी सोने के बाल चाहिए। इतना बोलकर किंजल दिव्या के पास गई और उससे उसके सोने के बालों के बारे में पूछी और फिर दिव्या ने उसे उस जंगल की परी के बारे में बता दिया कि वे सोने के बाल उसे जंगल की परी ने दिया है।
यह सुनकर किंजल सीधा जंगल पहुंच गई और जंगल में जंगल की परी की तलाश करने लगी। जंगल की परी, कहाँ हो आप? सामने आओ ना जंगल की परी। लेकिन वहाँ कोई नहीं आया। कुछ देर बाद उसे एक जख्मी हिरन दिखा जिसके पैर पर तीर लगा हुआ था और वो हिरन दर्द से करा रही थी। अरे ये क्या, ये हिरन तो मरने ही वाली है। एक काम करती हूँ, इसे पूरा ही मार देती हूँ और इसके सींग ले लेती हूँ। इसके सींग के मुझे मार्केट में बहुत अच्छी कीमत मिल जाएगी। किंजल ने जैसे ही उस हिरन को मारने की कोशिश की, वह हिरन एक बहुत ही सुंदर परी में बदल गई और बोली, रुक जाओ लालची लड़की, तुम बहुत ही दुष्ट और लालची हो। तुम्हें अब इसकी सजा मिलेगी। तुम्हें मुझसे सोने के लंबे बाल चाहिए थे ना? अब मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारे सारे बाल झड़ जाए और तुम एक बहुत ही काली और बदसूरत लड़की में बदल जाओ। इतना बोलकर वो परी वहाँ से गायब हो गई और किंजल टकली और काली हो गई। अरे ये क्या हो गया मुझे, ये क्या हो गया? अब मैं कैसे किसी को अपना चेहरा दिखाऊंगी? हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? किंजल रोते रोते वहाँ से घर आ गई और उस दिन के बाद से उसने कभी घर से बाहर कदम नहीं रखा और उसने अब दिव्या को परेशान करना भी बंद कर दिया। उसे अपने कर्मों की सजा मिल गई। इधर दिव्या अपने सुनहरे बाल से सबको अपनी ओर आकर्षित करती और बहुत ही जल्दी उसने एक अमीर लड़के से शादी कर ली और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगी। सुनहरे बालों वाली राजकुमारी और गुलाब। काली खेरा के जंगल में एक जादूगरनी रहती थी। वह जादूगरनी बहुत ही दुष्ट और खतरनाक थी। उसने पूरे जंगल को अपने काबू में कर रखा था। अगर कोई गलती से भी उस जंगल में चला जाता तो वो उस जंगल से लौटकर कभी नहीं आता था। एक बार एक राजा गलती से रास्ता भटक गया और वह काली खेरा के जंगल में पहुंच गया। उसने वहां से निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह उस जंगल से निकल नहीं पाया। तभी उसका सामना उस जंगल की जादूगरनी से हुआ। तुम कौन हो और तुम यहाँ मेरे जंगल में क्या कर रहे हो? क्या तुम इस जंगल में खो गए हो? हाँ, मैं इस जंगल में खो गया हूँ। मैं इस प्रदेश का राजा हूँ। अच्छा, तो तुम यहाँ के राजा हो, लेकिन ये जंगल मेरी है और यहाँ से बाहर जाने का रास्ता मेरे अलावा किसी को नहीं पता। कृपया करके मुझे इस जंगल से बाहर जाने का रास्ता बता दो। मैं काफी दिनों से इस जंगल में भटक रहा हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ से तुम्हारे महल तक ले जाने में तुम्हारी मदद करूँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। जो कोई भी तुम्हारे महल से सबसे पहले तुमसे मिलने तुम्हारे पास आएगा, तुम्हें वो एक चीज हमेशा हमेशा के लिए मुझे देनी होगी, चाहे वो जो भी हो। राजा सोच में पड़ गया, लेकिन उसके पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। महल से बाहर आने वाले वो एक चीज कुछ भी हो सकता था। राजा ने थोड़ी देर सोचकर जादूगरनी की बातें मान ली। उसके बाद जादूगरनी राजा को लेकर उसके साथ उसे महल में पहुंचा देती है। राजा के आने की खबर सुनकर राज्य के सभी लोग बहुत ही खुश थे। सबसे ज्यादा खुश तो रानी थी, जो राजा की नन्ही सी राजकुमारी को गोद में लिए राजा को देखते ही उसकी तरफ भागते हुए आ गई। राजा ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रानी फाटक पार करके राजकुमारी को राजा के गोद में डाल देती है। उस बच्ची को देखकर वो जादूगरनी मुस्कुराती है और वहाँ से चली जाती है। राजा बहुत ही दुविधा में पड़ जाता है। क्या हुआ महाराज, जब से आप महल में आए हैं आप बहुत ही ज्यादा परेशान लग रहे हैं। आखिर क्या बात है? क्या आप घर आकर खुश नहीं हैं? नहीं रानी, ऐसी बात नहीं है। मैं घर आकर आपसे और अपने बच्चे से मिलकर बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई है। उसके बाद राजा उस जादूगरनी के शर्त के बारे में रानी को सारी बातें बताते हैं। रानी यह सब सुनकर दंग रह जाती है और फिर दोनों सोच में पड़ गए कि आखिर अब आगे क्या करें। मेरे पास एक उपाय है। और फिर राजा ने रानी को कुछ समझाया। हाँ, ये ठीक रहेगा। उसके बाद राजा ने अपने मंत्री को बुलाकर कहा कि जिस दिन राजकुमारी पैदा हुई थी उसी दिन राज्य में क्या कोई और बच्चे ने भी जन्म लिया है?
फिर मंत्री ने पता करके बताया कि उस रात एक किसान के घर भी बेटा पैदा हुआ था। उसके बाद राजा ने उस किसान दंपति को अपने कक्ष में बुलाया। महाराज, आपने हमें बुलाया, बताइए हम जैसे गरीब लोग आपकी क्या सहायता कर सकते हैं महाराज। मेरे प्रिय प्रजा, आप सबका राजा आज आपसे एक बहुत बड़ा एहसान मांग रहा है। शायद इस एहसान की कोई कीमत न चुकाई जा सकती है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मैं आपको इसके बदले आपको मुंह मांगी रकम दूंगा। राजा और रानी ने दोनों किसान दंपति को सब कुछ समझाया। राजा और रानी के बार बार अनुरोध करने पर किसान मान गया राजकुमारी की जगह अपने बेटे को उस जादूगरनी के पास देने के लिए। बदले में राजा ने किसान के पूरे जीवन मदद करने का वादा किया। अगली सुबह वह जादूगरनी जंगल के किनारे पर खड़ी होकर राजा के आने का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद राजा आया और वो अपनी बेटी की जगह किसान के बेटे को जादूगरनी को दे दिया। बच्चे को देखकर वो जादूगरनी हंसी और वहाँ से चली गई। राजा उसे जाते हुए देखता रहा। 18 साल बाद राजा की बेटी मानसी अब बड़ी हो चुकी थी। वह बहुत ही दयालु और बहादुर थी। वह अपने आसपास के लोगों की खूब मदद किया करती थी। एक दिन राजकुमारी मानसी गरीबों की मदद करके महल में जा रही थी। तभी उस किसान की पत्नी ने दूर से राजकुमारी को देखा और राजकुमारी का रास्ता रोक लेती है। आप कौन हैं? और आपने अचानक से मेरा रास्ता क्यों रोका? क्या आपको कोई परेशानी है? तुम मुझे नहीं जानती हो राजकुमारी, लेकिन अब और नहीं, मुझे अब आपको सारी सच्चाई बतानी ही होगी। तुम्हारे पिता और तुम बहुत ही अच्छी हो। तुम्हारे पिता ने इस राज्य की खूब सेवा भी की है, लेकिन किस कीमत पर? जाओ और अपने पिता से पूछो मेरे बेटे के बारे में कि वो कहाँ है। इतना बोलकर वो औरत वहाँ से रोते हुए चली गई। राजकुमारी को कुछ समझ नहीं आया। वह चिंतित हो गई। घर आने के बाद राजकुमारी ने अपने माता पिता से इस बारे में पूछा। माँ, पिताजी, आप लोग मुझसे सच सच बताइए, वो औरत मुझे क्या बताना चाह रही थी? आखिर वो कौन सी एहसान की बात कर रही थी? राजकुमारी के जिद के आगे राजा को झुकना ही पड़ा। फिर राजा ने उसे सारी कहानी शुरू से बताई, जंगल की यात्रा से लेकर उस किसान के बेटे को जादूगरनी को सौंपने तक की। क्या पिताजी, मुझे उसे ढूंढना होगा। माँ, पिताजी, आज मैं आपके सामने सही सलामत हूँ तो उस किसान दंपति की वजह से ही हूँ। मैं अब तब तक अपने राज्य में लौट कर नहीं आऊंगी जब तक मैं उस किसान के बेटे को ढूंढ नहीं लेती। या तो मैं उसे अपने साथ इस महल में लेकर आऊंगी या फिर मैं उस जंगल में जाकर बाकी की सजा काटूंगी। समझ गए? मेरी बेटी, तुम मुझे माफ कर दो। तुम वही करो जो सही है। अगले दिन राजकुमारी एक सामान्य से वस्त्र पहनकर अपनी पोटली में जादुई गुलाब का बीज लेकर अपने पिता की तरह ही काली खेरा के जंगल में जाकर रास्ता भटक गई। कुछ दिनों तक तो राजकुमारी जंगल में इधर उधर भटकती रही, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं मिला। एक दिन राजकुमारी थककर एक पेड़ के नीचे सो रही थी। तभी रात होने के बाद उसे किसी ने जगाया। कौन हो तुम लड़की, और मेरी अनुमति के बिना इस जंगल में आकर यहाँ सोने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम किसी शाही परिवार से हो? यह सब सुनकर राजकुमारी की नींद खुल गई। वह जादूगरनी को देखकर थोड़ी डरी, लेकिन वह खुश थी कि उसे जिसकी तलाश थी वह उसके सामने थी। मुझे माफ करिएगा, मैं गरीब हूँ और मैं काम की तलाश में यहाँ आई हूँ। मुझे बहुत भूख भी लगी है। अगर आप मुझे अपने पास कुछ काम दे दे तो आपकी बहुत कृपा होगी। प्लीज मेरी मदद कीजिए। आप मुझे बहुत ही दयालु और उदार महिला लगती हैं। वह जादूगरनी दयालु और उदार तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन जादूगरनी समझ गई कि ये लड़की उसके बहुत काम आ सकती है। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे नियमों का पालन करना होगा। अगर तुमने गलती से भी मेरे एक भी नियम को तोड़ा तो उसकी तुम्हें सजा मिलेगी। समझ गई तुम? हाँ ठीक है, मुझे मंजूर है।
उसके बाद उस जादूगरनी ने राजकुमारी की आंखों पर एक पट्टी बांधी और उसे अपने हाथ पकड़कर जंगल के अंदर ले गई। लेकिन राजकुमारी अपने साथ लाए हुए गुलाब के बीजों को रास्ते में गिराते हुए जा रही थी। काफी दूर चलने के बाद वे लोग जादूगरनी के घर पहुंच गए। ये तुम्हारा कमरा है, तुम यहीं सोओगी। यहाँ तुम किसी से बात नहीं करोगी और ना ही तुम कोई सवाल करोगी। तुम वही करोगी जो तुम्हें बताया गया है। अब तुम आराम करो, तुम्हारा काम कल से शुरू होगा। राजकुमारी थकी हुई अपना थैला वहीं जमीन पर रखकर बैठ गई। वो थोड़ा घबराई हुई थी कि आखिर आगे क्या होगा और वो सोचते सोचते वहीं सो गई। काफी देर बाद एक लड़का चलकर उसके पास आया और उसे नींद से उठाया। उठो उठो, जाने का समय हो गया है। मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ। चलो अब जल्दी से खाना खा लो, फिर कल तुम्हें बहुत सारा काम करना पड़ेगा। अब वो जादूगरनी तुम्हें फिर कभी आराम करने नहीं देगी। इससे अच्छा है कि तुम अभी कुछ खा लो। और फिर दोनों ने मिलकर खाना खाया। राजकुमारी को ये एहसास हो गया कि वो जिस लड़के की तलाश में यहाँ आई है, यकीनन यह वही लड़का है। सुबह होने पर वो जादूगरनी राजकुमारी को बहुत सारे काम करने को देती है। ऊंचे पेड़ से फल तोड़ने से लेकर झरने से पानी भरने तक, खाना बनाने से लेकर घर के बर्तन साफ करने तक राजकुमारी को सब कुछ करना पड़ रहा था। इसी बीच वो लड़का बार बार राजकुमारी को देख रहा था और वो मन ही मन राजकुमारी के लिए दुखी भी हो रहा था। अंत में जादूगरनी ने राजकुमारी को एक कठिन काम दिया। ये मेरी सबसे प्यारी गाय है, तुम्हें इसका दूध निकालने होंगे। मेरी दूध की आपूर्ति कम हो गई है, तुम इस गाय के अंदर से दूध का हर कतरा निकाल दो ताकि मैं कभी भूखी ना रहूं। आखिर मैं एक दिन में इतने सारे दूध कैसे निकाल सकती हूँ? आखिर ये कैसे संभव है? अगर तुमने ये काम नहीं किया तो लौट कर घर मत आना और जब तक तुम्हारा काम पूरा नहीं होगा तुम्हें खाना भी नहीं दिया जाएगा। राजकुमारी ने कई बार कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि उल्टा उसे कई बार गाय की दुलत्ती भी खानी पड़ी। अंत में वो हार गई और थककर वहीं जमीन पर बैठ गई। तभी वो लड़का वहाँ आया। अरे ऐसे नहीं, पहले इस आग से तुम अच्छे से अपना हाथ गर्म करो और फिर उसके बाद गाय का दूध निकालो। राजकुमारी ने ऐसा ही किया। उसके बाद गाय दूध देने लगी और फिर उसके बाद राजकुमारी ने दूध की सारी बाल्टी भर ली। उस लड़के ने राजकुमारी को उसके काम की शुभकामना देते हुए वहाँ से अपने कामों के लिए चला गया और राजकुमारी पूरे दिन दूध निकालती रही और इस तरह दूध के पूरे 20 बाल्टी भर गई। वह दूध उस जादूगरनी के लिए बहुत था। जब वो जादूगरनी वहाँ आई तो उसने देखा कि मुस्कुराती हुई राजकुमारी दूध का गिलास पी रही है। यह देखकर जादूगरनी गुस्से से बोली, मेरे घर से निकल जाओ। मैं जानती हूँ कि तुमने किस तरह धोखे से मेरे नियम तोड़े हैं। नहीं, मैंने आपका सारा कहना माना है। मैंने ये काम सिर्फ तुम्हें अकेले करने को दिया था, लेकिन तुमने इसे करने के लिए दूसरों का सहारा लिया है। मैं यहाँ धोखेबाजी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। अब तुम दोनों को इसकी सजा मिलेगी। उसके बाद जादूगरनी उस लड़के को एक पिंजरे में कैद कर देती है और राजकुमारी को वहाँ से जाने के लिए कहती है, तुम्हें अगर अपनी जान से जरा भी प्यार है तो यहाँ से चले जाओ और दोबारा कभी लौटकर यहाँ मत आना। यह सुनकर वो लड़का उदास मन से राजकुमारी की तरफ देखने लगता है और धीरे से राजकुमारी से कहता है, उस जादूगरनी की छड़ी तोड़ दो। उसकी सारी शक्ति उसकी जादुई छड़ी में है। मैं और अब यहाँ नहीं रहना चाहता। मैं अब यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ और बाहर की दुनिया देखना चाहता हूँ। उसने मुझे कैद करके रखा है, उसकी छड़ी तोड़ दो। राजकुमारी ने उस निराश लड़के की तरफ देखा और वो समझ गई कि आगे उसे क्या करना है। राजकुमारी को वो लड़का धीरे धीरे अच्छा लगने लगा था। वह उसे उस हाल में और दिन वहाँ नहीं छोड़ना चाहती थी। उसने पास रखी एक कुल्हाड़ी उठाई और पिंजरे का ताला तोड़कर उस लड़के को वहाँ से आजाद किया और उसके बाद वे दोनों वहाँ से जाने लगे। तभी वहाँ जादूगरनी आ गई।
तुम्हें क्या लगा तुम लोग मुझे हराकर यहाँ इतनी आसानी से भाग जाओगे? ये कभी नहीं हो सकता। हा 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 हा। लेकिन जादूगरनी की बातों से राजकुमारी और उस लड़के में से कोई भी नहीं डरा। वे दोनों दौड़ते हुए जादूगरनी की तरफ बढ़े। जादूगरनी ने राजकुमारी पर हमला किया। तभी मौका देखकर वो लड़का जादूगरनी को जोर से धक्का देता है और उसकी छड़ी छीनकर उसे तोड़ देता है। दुष्ट जादूगरनी, तेरा खेल खत्म हुआ। अब तुम दोबारा किसी को परेशान नहीं कर पाओगी। जैसे ही वो छड़ी टूट गई, वो जादूगरनी एक बूढ़ी असहाय बुढ़िया में बदल गई। अब हम सब तुम्हें इस असहाय हाल में छोड़कर जा रहे हैं। अब तुम दोबारा किसी को परेशान नहीं कर पाओगी। अब किसी को तुम्हारे लिए तुम्हारी गुलामी नहीं करनी होगी, समझी? और मैं इस राज की राजकुमारी हूँ और अब तुम मेरी आज्ञा मानोगी। अब हम यहाँ से जा रहे हैं। अब हम तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे। उसके बाद वे लोग जादूगरनी का घर छोड़कर वहाँ से बाहर निकले। तभी उन्हें उन बीजों की लकीर मिली जो राजकुमारी ने उस जंगल में आते वक्त रास्ते में गिराए थे। वो बीज अब गुलाबों के कतार बन गए थे। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े राज्य में गए। राजकुमारी ने उस लड़के का परिचय उसके असली माता पिता और राजा रानी से कराया। राज्य में फिर से खुशियां छा गई। हर कोई राजकुमारी की बहादुरी का गुणगान करने लगे।